नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। अब यह मौसम है आदमपुर में उपचुनाव का और आदमपुर पे नजर सिर्फ हरियाणा की और आदमपुर वालों की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। और मैं ये लगातार कह रहा हूं कि ये सिर्फ आदमपुर का बाई इलेक्शन नहीं है। हरियाणा में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसकी एक झलकी, वो फिल्म देखते हैं ना आप, उसका एक प्रोमो आता है, उसका एक टीजर आता है। ये आपको एक तस्वीर दिखाने की भी आपको यहां से कोशिश होगी। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, हमारे जैसे जो खड़ूस लोग हैं, उसका विश्लेषण शुरू करेंगे कि 2024 में क्या होगा। अब ये आदमपुर, इस चुनाव में जितनी पार्टियां हैं सब में कांग्रेसी, कोई 1.5 घंटे पहले वाले कांग्रेसी, कोई 1.5 महीने पहले वाले कांग्रेसी और कोई 1.5 साल पहले वाले कांग्रेसी। और जो कांग्रेस वाले कैंडिडेट हैं वो 6-7 घर घूम घाम करके आए कि भाई उधर वाला समता वाला भी देख लिया, लोकदल वाला भी देख लिया, इंडिपेंडेंट भी देख लिया, अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट। अब आप सोचिए कि मामला कितना दिलचस्प है। तो आज इस एपिसोड में हम जिन्हें थर्मामीटर लगाने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। अब ये देखिए, हम तो थर्मामीटर भी लेके घूमते हैं, कुछ नीम का पत्ता भी लेके घूमते हैं, हालांकि शुगर कोटेड रहता है कि जो गेस्ट हैं उनको खाते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो और स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। ये मैंने कहा कि कोई 1.5 घंटे पहले वाले कांग्रेसी, कोई 1.5 महीने पहले वाले, कोई 1.5 साल पहले वाले, और आप वाले कांग्रेसी वो हैं जो 7 घर घूम करके पूरा मोहल्ला घूम घाम लिया, अब वो यहाँ पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो जिन पार्टियों के पास खुद का उम्मीदवार ही नहीं था वो पार्टियां भला आदमपुर के चुनाव में मुकाबला करने की क्या सोच रही हों। आप जो कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों में कांग्रेसी, जो कांग्रेस में जो थे वो गए, ये तो हार्ड रियलिटी है। तो यानी कि जिन पार्टियों के पास खुद का उम्मीदवार ही नहीं था, बाहर से इंपोर्ट उम्मीदवार कर रहे थे दूसरी पार्टियों से, यानी कि कांग्रेस से, तो यानी कि मजबूत कौन हुआ? वो पार्टियां कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताएं, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स थे सबको पता है, इनमें से कई कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अब जब मजबूत कांग्रेस दिख रही थी तो कांग्रेस में टिकट मांगेंगे, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे और पार्टियां, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे क्योंकि मजबूत कांग्रेस थी। कांग्रेस में जब टिकट में खाता नहीं है तो फिर वो कोई और पार्टी पकड़ेंगे। तो समझ गए कौन मजबूत था? कांग्रेस पार्टी मजबूत। और तीसरी बात, जहाँ तक जयप्रकाश जी की बात है, जयप्रकाश जी 1998 में, 1997 में जब हुड्डा साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ आए। तब मैं भी छात्र था और स्टूडेंट लाइफ में मैंने उनको देखा। तब से लेकर आज तक हर तरह के राजनीतिक संघर्ष में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ किसी ने उस हर संघर्ष में एक भाई के रूप में निभाने का काम किया है तो जयप्रकाश जी ने निभाने का काम किया, उस दिन से लेकर आज तक। तो बहुत लंबा समय होता है, इतना लंबा सफ़र, और पूरी ईमानदारी से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हिसार के लिए लड़ाई लड़ी है। 3 बार हिसार से सांसद रहे, 12 साल कांग्रेस पार्टी के हिसार के अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे। लगातार आदमपुर से भी अगर किसी एक कैंडिडेट ने आदमपुर से सबसे नजदीकी मुकाबला किया, आज तक आदमपुर का गढ़ तोड़ने के सबसे नजदीकी कोई आए, बहुत करीबी चुनाव, 6000 का मार्जिन था कुलदीप बिश्नोई का 2009 में, तो उन कैंडिडेट का नाम भी जयप्रकाश था। जो मार्जिन था इस बार ऑपोजिशन के लोग हैं। और आप, चूंकि आप यहाँ पर मतलब हुड्डा साहब के बाद आप सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, लोग तो कहते हैं कि
अगला कुछ आपका ही होने वाला है, लेकिन वो जब तक हो ना जाए तब तक कैसे कहूं। आप घर में लड़ाई कराना चाहते हो क्या? ना ना, यही बात अभय चौटाला कहते थे, हम तो सिर्फ आईना है सर, आईना दिखाते हैं। बहरहाल जो अपोजिशन के लोग हैं, ये पता है ना कि बेइंतहा इश्क सिर्फ अपने वाले नहीं करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत जो है बाहर वाले करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जरा दीपेंद्र जी से और कांग्रेस से पूछिए कि 2009 में जयप्रकाश यहां पर थे, 6000 वोट, ये सही है? ये तो आंकड़े हैं कि अगर सबसे कम मार्जिन से अगर कुलदीप जीते तो 2009 था, उसके बाद और पहले, और एक 2010 में भी हुआ, 2000 जब जसमा देवी या कोई एक केस था, चुनाव था। 2009 के बाद ये 2022 आ गया। ऑपोजिशन के लोग, कुलदीप बिश्नोई हैं, ये लोग कहते हैं कि तब से लेकर अब तक नदी में पानी बहुत निकल गया, और वो जब गए उसके बाद अब आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2000, जैसे मैंने कहा, 3 बार सांसद रहे हिसार से जयप्रकाश जी, और उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद बाई इलेक्शन आया था 2012 में, 12 में था कि 13 में था, 12 में, और उस बाई इलेक्शन में भी वही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे हिसार से, मगर नतीजा उस अनुरूप से नहीं आया। और 14 में, उसके बाद 14 के इलेक्शन के बाद कुलदीप बिश्नोई जी आ गए कांग्रेस में। जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आ गए, उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज कर दी 14 के इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर आदमपुर से वही सिटिंग थे। और जिस दिन कुलदीप बिश्नोई जी ने राज्यसभा में वोट डाली, जयप्रकाश जी जो उनका घर रहा, जो उन्होंने सारा जीवन जहाँ से संघर्ष किया, सारा जीवन जहाँ से लड़ाई लड़ी, जहाँ से सारे जीवन अपना राज्य लोकसभा से लेकर और विधानसभा की जहाँ से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के जहाँ से अध्यक्ष रहे, जयप्रकाश जी ने अपने घर में सबसे पहला दावा भाजपा द्वारा कर लिया। बिल्कुल, कुलदीप गए तो इनकी घर मतलब बिल्कुल बीच में उस चुनाव में, मैंने कहा जैसे कहा, बाई इलेक्शन में हारने के बाद 14 के बाद कुलदीप जी आ गए थे। तो ये इसलिए वैकेंसी थी नहीं, तो जो पार्टी ने फैसला किया था कुलदीप जी को लेने का, तो सही बात है। ठीक है। तभी हमने उनको जो है इस बार जो है 2019 में, क्योंकि यहाँ से कुलदीप जी थे, इसीलिए हमने, कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से कलायत से टिकट दी थी, जयप्रकाश जी। जो अपोजिशन के लोग हैं, मेरा धर्म है वो पूछना, और ये चुनाव में ये सब मसले हैं, और आपसे बेहतर कौन होगा जिनसे कांग्रेस की तरफ से अगर मुझे पूछना हो तो मैं आपसे पूछूं। कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस किसी लोकल को कैंडिडेट नहीं बना सकती थी? इससे ज्यादा क्या कौन लोकल होगा, जो मैंने आपको जवाब दे दिया। आपका क्वेश्चन अब पुराना हो गया। इससे ज्यादा यहाँ पे किसने लड़ाई लड़ी? इससे ज्यादा किसने लड़ाई लड़ी? चौधरी भजनलाल जी का जब वो थे, उस समय लोकसभा में उनसे मुकाबला किया तो जयप्रकाश जी ने, कुलदीप बिश्नोई जी से मुकाबला किया तो जयप्रकाश जी ने, दोबारा से कुलदीप बिश्नोई जी से मुकाबला विधानसभा में किया तो जयप्रकाश जी ने, जब 6000 से हारे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी से के साथ लोकसभा में मुकाबला किया बाई इलेक्शन में तो जयप्रकाश जी ने। अब तीसरी पीढ़ी में मुकाबला कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा लोकल कौन हो, किसने लड़ाई लड़ी, उससे ज्यादा बताओ। ठीक है, तो अब नया सवाल कर लेते हैं सर। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा था यहां पर। वो कहते हैं कि भजन लाल के बाद किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी सरकार ने आदमपुर पर मेहरबानी नहीं की, वो नजरे इनायत उनकी नहीं हुई। अब जब वो 26 साल कहते हैं तो 2 टेन्योर है 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, और वो भी ये कि मतलब अगर 26 साल है तो वो 10 साल है। वो कहते हैं कि भजन लाल के बाद कोई इस इलाके में देखा ही नहीं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कहते हैं कि हुड्डा साहब तो क्षेत्रवाद करते थे, और चूंकि हम यहां से थे, यानी कुलदीप बिश्नोई, तो हमारे इलाके में तो काम किया ही नहीं। देखिए, एक तो पहली बात तो 26 साल की बात कह रहे हैं। 26 साल कौन यहाँ से जनप्रतिनिधि था? लोगों ने किसको वोट देके जिताया? 26 साल लगातार इनको जिताया, इनको मौका मिला, हर सरकार में मौका मिला, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक कह रहे कि 26 साल में सरकार में साझा नहीं था। जब हमारी सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो साथ में उप मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई जी ने शपथ ली। मैं बताना चाहता हूँ, तो साझा कैसा नहीं था। इन आगे कुलदीप जी भी बनना चाहते तो बन जाते उप मुख्यमंत्री, उस समय साथ बन जाते, जितने काम कराने थे खुद से वो कराते, लेकिन उनके बिना भी उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी
क्योंकि इस इलाके के साथ हमारा एक लगाव है। पूरे हरियाणा में काम हुआ हुड्डा सरकार के समय, मगर इस इलाके के साथ विशेष लगाव है। हमारे जो है पूर्वज आके यहीं बचे थे लुदास गांव में, मेरे बड़े परदादा जी, और वो लुदास गांव, आदमपुर, ये सारा एक इलाका है। हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हर गांव के अंदर, पूरे आदमपुर के हर गांव के अंदर अगर विकास कार्य हुआ तो उस सरकार में हुआ। हिसार के अंदर विकास कार्य हुए तो उस सरकार ने, सवाल पूछा मैं बताऊंगा। आदमपुर के अंदर 19 आदमपुर के अंदर, गांव के अंदर वाटर वर्क्स और डिग्गी उस समय बनी, जो बड़े वाटर वर्क्स बनते पब्लिक हेल्थ के, चाहे वो सदलपुर हो, चाहे मंडी आदमपुर हो, चाहे आदमपुर गांव हो, चाहे बालसमंद हो। आदमपुर के अंदर ITI, पॉलिटेक्निक, नए स्कूल अपग्रेड, स्टेडियम, ग्रामीण विकास, गांव के अंदर आप गलियों के विकास से लेकर, अगर आप पता करेंगे कब हुए थे विकास कार्य तो लोग बताएंगे कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय गांव के अंदर विकास कार्य होते, आदमपुर के अंदर, हर गांव के अंदर। जबकि जो विधायक थे वो उस समय हमारे से बगावती हो रहे थे। अभी इस बात को भी आप सोच, उसके बावजूद आदमपुर में, ऐसे हिसार के अंदर चाहे वो थर्मल का कारखाना हो जो कई हजार करोड़ की, 8,000 करोड़ की लागत से लगा हो, चाहे हिसार के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसका विस्तारीकरण हो जिसमें 50 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा हॉल जो बना हो, चौधरी रणबीर सिंह हॉल बना हो, चाहे वो बिजनेस स्कूल बना हो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो रेल की लाइन की कनेक्टिविटी हांसी से सीधा दिल्ली, ताकि हिसार से दिल्ली लाइन बने जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई हमारे समय, चाहे वो 4 लेन सड़कें हों हिसार से रोहतक होके, चाहे हिसार से डबवाली, हिसार से कैथल होके अम्बाला, चाहे वो चारों तरफ 4 लेन कनेक्टिविटी। ये 4 लेन की जो कनेक्टिविटी सड़कें, कई सड़कें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को भी टच करती हैं। चाहे वो साथ लगते फतेहाबाद में परमाणु कारखाना हो, लगभग 25-30 हजार करोड़ की लागत से। हम कामों के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं अपनी सरकार के वोट मांगे, विपक्ष में होने के बावजूद। मैं पूछना चाहता हूं, खट्टर सरकार को 9 साल हो गए, खट्टर सरकार एक काम बताए हिसार में, आदमपुर में किया हो एक काम, और उस काम के आधार पर वोट मांगे। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे। जब आप काम बता रहे तो मैं मन में जोड़ रहा था कि इसके कितने करोड़ हो सकते हैं, इसके कितने करोड़ हो सकते हैं, तो कुछ देर के बाद वो मेरी गिनती भूल गई, क्योंकि वो मतलब भूल गया, वो जोड़ ही नहीं पा रहा था कि अब तो इतने करोड़ हो गए, और अब 1,000 ऐसा है, अब 1 लाख करोड़ हो गए। तो जब इतने लाख करोड़ लग गए तो कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना होगा, कोई मैं नया सवाल नहीं कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आए, उसका काम हो गया, 200-250 करोड़ का अभी आने वाला है, और कह रहे हैं कि एक बार जिता दीजिए, आने वाले 2 साल में इसी आदमपुर को पेरिस और नहीं तो कम से कम चंडीगढ़ और हुल्लू लुल्लू तो जरूर बना देंगे। तो जब सब आपने कर दिया तो उनके लिए बचा क्या था? और एक बार आदमपुर घूम के देखिए, कोई एक ऐसी सड़क बता दीजिए जिसमें गड्ढा ना हो। देखो क्या बनाएंगे वो तो आप उनसे पूछो, लेकिन सच्चाई ये है, आज बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। आज आप मंडी आदमपुर में जाके देखो क्या बुरा हाल है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। आप आदमपुर में जाके देखो क्या चारों तरफ पानी किस तरह से भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, किसान के जिनको जहाँ पे खराबा हो गया उनके जेबों में मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने, बड़े बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम हुआ। आदमपुर के अंदर विकास कार्य की परिस्थिति देख के जो हमारी सरकार के समय पूरे प्रदेश के अंदर एक विकास दिखता था, आज पूरे प्रदेश में आज विकास कार्य ठप हुए, लेकिन आदमपुर में तो जो बुरा हाल है उसको देख के ये यकीन ही नहीं होता कि ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी हरियाणा के अंदर है। और देखो सबसे जो एक और मैं बात बताऊं आपको, जो जब लोगों में जो एक और बात को लेके, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं नैतिकता भी होनी चाहिए, एक ऐसे जनप्रतिनिधि रहिए, इन्होंने ना तो कभी संसद में ना विधानसभा में आदमपुर के लोगों की बात उठाई। संसद में मेरे साथ थे, हमने कभी नहीं देखा इनको बोलते हुए। विधानसभा में विधायकों से आप पूछो, ना कभी संसद में बात उठाई, ना कभी विधानसभा में बात उठाई। जो इनकी ग्रांट थी, ग्रांट लैप्स होकर वापस चली गई, ग्रांट नहीं लग रही। पहला ऐसा केस है हरियाणा में, तो पहला ऐसा केस है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ग्रांट वापस चली गई, किसी सांसद विधायक की वो ग्रांट ना लगे, तो अपनी ग्रांट वापस चली जाए। लोगों के सुख दुख में आए ना, लोगों के विकास कार्यों की आवाज़ ना उठाएं, अपनी स्वार्थ की राजनीति करें, केवल और केवल अपने स्वार्थ। सबको पता है भाजपा में क्यों गए हैं,
अपनी स्वार्थ की राजनीति। मैंने उनसे पूछा कि भाजपा में क्यों गए। मेरी भी बड़ी, मैं देखिए, मैं, आप मुझे समझते होंगे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्ञानी। मैं हूं नहीं, मैं बड़ा साधारण सा हूं, ज्यादा इंटेलिजेंस भी मेरा नहीं है और मेरा ज्ञान भी बहुत ज्यादा नहीं हो, तो आप लोगों से पूछ पूछ करके पता करता रहता हूं। मैंने पूछा कुलदीप जी से, क्या आप कांग्रेस में थे, आप चले गए बीजेपी में? बोले कि कांग्रेस में जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि मैंने कहा कि वो तो नहीं, ये लाइन तो बीजेपी के बारे में बोलते थे वो पहले। मैंने पूछा था, सर आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव। हमने कहा कुछ ऐसे ही नहीं, मिलते आप जुलते समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। जी आप वीडियो देखो सोशल मीडिया पे, जी ये लाइन जो आप कह रहे हो ना, ये लाइन वो जब बीजेपी छोड़ के, पिछली बार बीजेपी छोड़ के आए गठबंधन तोड़ के, तब ये कहते थे कि बीजेपी से हाथ मिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो सेम टू सेम रटी रटाई लाइन अब कांग्रेस के बारे में कह रहे होंगे। क्योंकि इस मसले पे बात करना इसलिए भी जरूरी है कि ये चुनाव अगर हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस से चले गए, अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो बीजेपी में चले गए, तो आपको इस्तीफा देना है। और ये बाई इलेक्शन हो रहा है और हम और आप आदमपुर में बैठे हैं, तो ये इसी काम के लिए बैठे हैं। वो कहते हैं कि उदय भान जी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। वो मुझे कहानी सुनाने लगे अपने इंटरव्यू में। बोले कि जैसे ही उदय भान जी को बनाया तो मेरे पास फोन आया, बोले ये कित, ये कहाँ के हैं? बोला बताइए, लोगों को ये नहीं पता कि उदय भान जी कहाँ के हैं। उनको बनाया, उनके नाम पे इलेक्शन जीत सकते हैं। मुझे बनाया होता तो मेरे नाम पे वोट मिलता और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को जिता सकता था। कांग्रेस तो एकदम खत्म हो गई। तो क्या उदय भान जी के नाम पे वोट नहीं मिल सकता कांग्रेस पार्टी? अब ये तो चौधरी उदय भान जी, आप मेरी बात सुनिए, चौधरी उदय भान जी 4 बार के विधायक, उनके पिताजी भी 2 बार विधायक रहे, उनके दादाजी भी जो है, तो चौधरी उदय भान जी का परिवार इतना पुराना राजनीतिक में परिवार, क्या वो रविदास समाज से हैं, किसी दलित समाज से हैं, क्या गरीब और वंचित वर्ग की उन्होंने राजनीति करी है, लगातार हरियाणा की राजनीति में जीतते हुए आए हैं खुद अपने बलबूते पे, तो क्या इसीलिए उनको उनके नाम से वोट नहीं मिल सकती और ये कहें कि मेरे नाम से? तो पार्टी को फैसला करना था, पार्टी ने फैसला किया। ये जो सोच है कि भाई उदय भान जी को बना दिया इसीलिए हम पार्टी छोड़ते हैं, ये सोच मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता में, प्रजातंत्र में इस तरह की सोच स्वीकार्य नहीं है। भाजपा में वो क्यों गए हैं वो ये बताएं। अगर उनको उदय भान जी के नाम का दर्द है तो वो, उनको कई दर्द हैं, वो भाजपा में विधायक क्यों जा रहे हैं, सांसद क्यों जा रहे हैं? 2 वजह से जा रहे हैं पूरे देश में, आप देखो। या तो लोभ लालच में जा रहे हैं, अच्छा, या डर से जा रहे हैं। या तो लोभ लालच, बीजेपी, आप अलग हर प्रदेशों के आप उदाहरण देखो, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र, महाराष्ट्र से लेकर असम तक जो है, जो विधायक महाराष्ट्र से कहीं असम में पहुंचा मिलता है, कोई गुजरात से विधायक जाकर कहीं पहुंचा मिलता है। तो उसमें 2 ही बातें आती हैं, या तो लोभ लालच पैसे से का मामला आता है, या डर, केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर। अब ये तो ये बताएं कि अपने केसों के डर से गए, लोभ लालच में गए, या चौधरी उदय भान जैसा कह रहे हैं कि चौधरी उदय भान जी के। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला था, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में ये दूसरे तीसरे नंबर पे इनको मान सम्मान इज्जत मिलती थी, दूसरे तीसरे नंबर पे। 2004 में जब कांग्रेस ने फैसला किया कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पे इनके पास अवसर था, तब चंद्रमोहन जी उप मुख्यमंत्री बने। 2009 के अंदर जब कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको यही था, इनके 5 जब विधायक आए थे कि आप उप मुख्यमंत्री, यानी कि दूसरे नंबर पे। 2014 में बीजेपी के जब ये साथ थे, तो बीजेपी के साथ भी आप खट्टर सरकार, खट्टर साहब का सुनना क्या बयान उन्होंने दिया। बीजेपी उस समय भी ये कह रही थी जो है, तो बीजेपी भी इनको अच्छा स्थान देती। 2019 के अंदर इनको अच्छा, अब दूसरे नंबर डिप्टी सीएम। बीजेपी की सरकार में, भाजपा जज का सरकार में तो सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, सारा मंत्रिमंडल भी बटा हुआ है। कौन सा नंबर मिलेगा यहाँ जाके इनको? आप बताओ कौन सा नंबर मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, 32वां नंबर पे इनका नाम आया आदमपुर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। तो कहाँ इनको मान सम्मान मिल रहा था? मान सम्मान का प्रश्न नहीं था, अपने स्वार्थ का प्रश्न था। मैंने आपको बता दिया क्या स्वार्थ। ठीक है, मगर उससे आदमपुर की जनता का क्या लेना देना? आदमपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बार बार उपचुनाव कराएं, ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से सांसद और विधायक जाके संसद में, विधानसभा में बात भी ना रखे और फिर भी बार बार उपचुनाव भी झेले,
मगर जनप्रतिनिधि दीदी भी ऐसा यहाँ से मिले जो यहाँ के विकास कार्यों के ना लड़ाई लड़े, ना बात और ना अवेलेबल रहे। ये मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ आपको। हरियाणा में ऐसा उदाहरण नहीं, हरियाणा में जितने भी विधायक हैं, हमारे साथ भी 30 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, बाकी भी हम देखते हैं, हम लोग भी 24 घंटे, कभी रात को 2 बजे 3 बजे भी उठना पड़ता है, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी स्थिति है, ये उपलब्ध नहीं रहते। आप पूछो लोगों से कितना उपलब्ध रहते हैं। मैंने पूछा था कि आदमपुर के लोग कहते हैं कि कुलदीप जी से मिलने दिल्ली जाना पड़ता था, भव्य से मिलने लंदन या हुलुलुलु जाना पड़ सकता है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि बीजेपी में आने का, आपके पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया है ना, तो इसलिए मेरे पास पूरी ठोस बातचीत है। वो कहते हैं कि जो सूखा है उसको तोड़ने आए हैं और बीजेपी के साथ इसलिए गए कि डेवलपमेंट का काम हो, और जो भजन लाल जी के बाद डेवलपमेंट का काम रुका था उसको एकदम बताया आपको कि पेरिस के नीचे की बात नहीं। आप एक बात बताओ, बीजेपी तो वैसे ही किसी का काम नहीं कर रही, अपनों का ही नहीं कर रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला, आप टोहाना वालों से जाके पूछो कि कैसे काम किए कि सुभाष बराला जी की लगभग जमानत जब्त हुई। बीजेपी के सारे मंत्री, धनखड़ साहब मंत्री थे बीजेपी के, पंचायत के, गांव के विकास के मंत्री थे। आप जाके पूछो कुलदीप वर्ष वहां से बादली से 20,000 वोट से जीता, धनखड़ साहब क्यों हारे 75 पार के नारे में। बीजेपी तो अपने मंत्रियों का ही काम नहीं कर, नहीं आप मेरी बात सुनो, मंत्रियों के काम कर नहीं रही, तो मतलब इसलिए कुलदीप तो का भी काम नहीं सुनो, मंत्रियों के काम नहीं, जो जो बीजेपी मंत्रियों का काम कर नहीं रही, सबको पता है, लूटने खसूटने में लगे हुए हैं। जेजेपी वाले इस बार तो उनके ग्रह पे जेजेपी वाले भी बैठे हैं, वो अपने लूटने, अपने खुद के जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार काम हो रहे हैं। विकास कार्य हरियाणा के कौन से विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मंत्रियों के विकास, उचाना में जाके पूछो, उचाना में जाके पूछो, डिप्टी सीएम का हल्का है। आप करनाल में जाके पूछो, खट्टर साहब का हल्का, क्या वहां कार्य हो रहे? वहां तो कार्य हो नहीं रहे। ये 32वें नंबर पे स्टार प्रचारक की लिस्ट में, इन तक कहां नंबर पहुंचेगा इनका? तो क्या बताओ क्या काम होगा? 1 साल इनकी सरकार के वैसे रह गए, काम की वजह से नहीं। हाँ भाई, जो जिस वजह से गए हैं वहां कुछ राहत इनको मिले। बार बार आप जिस वजह से गए हैं, जिस वजह से गए, और मैंने आपको बताया मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि आप इशारा करें और मैं समझ जाऊं, ये किस वजह से गए हैं वो तो आप देखो, आपको बताया कि मैं इंटेलिजेंट नहीं, मैंने आपको आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं। मैं बड़ा औसत दर्जे का आदमी हूँ, छोटा मोटा पत्रकार हूँ। वो किस वजह से गए हैं? देखिए, जनता है, जनता सब जानती है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया। भाजपा, ये कोई बताने की या आपको ना जानने की बात नहीं, आप किससे पूछ लेना। बीजेपी में सारे देश में जो दबाव में विधायक या सांसद जो जा रहे हैं, वो किस वजह से जा रहे हैं? वो एक ही वजह है, उसी वजह से गए हैं। चलिए ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं सर, समय की भी पाबंदी है। एक आम आदमी पार्टी आई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आम आदमी पार्टी के बारे में जब दिल्ली में चुनाव था तो सभी लोग बहुत हल्के में लेते थे। पहला चुनाव हुआ, फिर दूसरा चुनाव हुआ, उसके बाद पंजाब में हुआ, पहला चुनाव हुआ, फिर दूसरा चुनाव हुआ। अगर उसके ट्रेंड को देखें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रही है। आदमपुर में एक्सरसाइज उनका चल रहा है। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी चुनाव लड़ लें। एज अ पार्टी कांग्रेस आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर प्रदेश की राजनीति अलग होती है, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी, मुख्य विपक्षी दल, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर लोगों की आशाओं पे के अनुरूप पूरी नहीं उतरी और लोगों ने बदलाव का सोचा पंजाब में, तो मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ लोगों की नजर गई और आम आदमी पार्टी को लोगों ने मौका दिया। वही आम आदमी, 5 प्रदेशों में चुनाव थे, 5 प्रदेशों में, वही उसी आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में एक सीट है नोएडा, दिल्ली के 3 तरफ लगती हुई सीट है, 3 तरफ दिल्ली, बीच में नोएडा। केजरीवाल जी भी गए, पूरा मंत्री सिसोदिया जी भी गए, सारा मंत्रिमंडल की, नोएडा तो दिल्ली का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश वालों, बाकी सीट दो ना दो, नोएडा जरूर देना। कितनी वोट आई नोएडा में? 800 वोट, जबकि नोएडा के अंदर 4 लाख वोट का कॉन्स्टिट्यूंसी, काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, उत्तर यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है। वहाँ पर नोएडा में 1000 का आंकड़ा भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा से कोई मुकाबला कर रहा था तो वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन, समाजवादी लोकदल का गठबंधन वहाँ पे जो
अजीत सिंह लोकदल है, वो गठबंधन वहाँ पे कर रहा था। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर परिस्थिति, हरियाणा से बीजेपी का कोई मुकाबला कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, क्योंकि 10 साल की जो हमारी सरकार रही है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी यहाँ मुकाबला कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार आने के बाद उन्होंने जो पंजाब का बुरा हाल किया है, वही कारण है आज हिमाचल में आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? नहीं, हिमाचल पंजाब के साथ लगता प्रदेश है। आते ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था की अफरा तफरी बनी, सिद्धू मूसेवाला को जो है 50 गोली मार के मर्डर हुआ, तो कहीं पंजाब के कितने खिलाड़ियों को गोलियों से उड़ाने का काम गैंगस्टर्स सामने आ गए। और इसका परिणाम ये हुआ, संगरूर लोकसभा सीट जहां भगवंत मान जी ने खुद से इस्तीफा दिया हो, आप समझ सकते, संगरूर वहां से खुद से इस्तीफा दिया, संगरूर लोकसभा सीट में उनकी सरकार बनने के 3 महीने बाद चुनाव हुआ है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने हरा दिया। वो खुद की लोकसभा सीट से पंजाब के लोग इतने ज्यादा वहां पे उनसे त्रस्त हो गए, दुखी हो गए। तो पंजाब में जो सरकार नहीं चला पा रहे, आज बुरी तरह विफल है। तीसरा मुद्दा, एक और मुद्दा है, यहां पर केजरीवाल जी आए थे हिसार में, और केजरीवाल जी पहले ऐसे राजनीतिक आदमी हैं जो ये कह के गए हिसार के अंदर कि भाई पंजाब में भी पानी की कमी है SYL पे, और हरियाणा में भी पानी की कमी है, और इसीलिए हम पानी नहीं दे सकते। ये फैसला करने वाले केजरीवाल जी कौन होते हैं? देखो, हरियाणा पंजाब में पानी की लड़ाई चल रही है, आपको भी पता है। 2 भाइयों में, 2 खेतों में, 2 गांव में पानी की लड़ाई हो जाए, कोर्ट फैसला करता है। 2 भाइयों में भी हो सकती है, कोर्ट फैसला करता है कि भाई किसका पास ज्यादा पानी है, किसके पास कम है। 20 साल तक कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, दोनों प्रदेशों ने लड़ाई लड़ी, सारी सरकारों ने लड़ाई लड़ी। कोई भी हरियाणा की में सरकार आती है वो हरियाणा के हित की बात करती है, जो पंजाब में सरकार आती है पंजाब के हित की बात। 20 साल तक कोर्ट में लड़ाई चली, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया, पंजाब के पास ज्यादा पानी है और हरियाणा के पास कम पानी है, इसीलिए पंजाब हरियाणा को पानी दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पंजाब वाले जो भी पंजाब की राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, विधायक हैं, वो तो पंजाब का पक्ष लें, लेकिन एक तीसरा आदमी अरविंद केजरीवाल आके कहें कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलत है, पंजाब में भी कम है, हरियाणा में भी कम है। केजरीवाल कौन होते हैं कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो केजरीवाल जी नहीं है। केजरीवाल, अगर आज हम ये कह दें, जो पंजाब, आज हम कह दें कि हरियाणा के पास पानी नहीं है और दिल्ली को पानी नहीं देंगे, आज हम कह दें, हरियाणा वाले कह दें, तो क्या होगा? अगर ये हम कह दें तो क्या होगा? केजरीवाल जी जो है सुप्रीम कोर्ट का जगह नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया, और ये जो उन्होंने बयान दिया, ये बयान भी हरियाणा वासियों के दिल पे बहुत, इस बयान ने चोट बचाई। और आप देखना, आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं, पहले ही नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद उनका कोई हरियाणा के अंदर राजनीतिक हम ज़्यादा जगह नहीं देखते। ठीक है, आखिरी के 1-2 सवाल हैं। आदमपुर की चुनावी इतिहास और समीकरणों को देखें, हर जगह होता है, जैसे गढ़ी सांपला, किलोई चले जाएं तो एक वोटर है जो हुड्डा साहब के साथ है, एक वोटर है जो उनके खिलाफ है। जहां बड़ी हस्तियां हैं, तो आदमपुर की कहानी भी उस तरीके से हो जाती थी कि कुछ लोग भजन लाल के साथ हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। यहाँ की राजनीति वैसे चलती रही है। अगर उसको माने, जो इतिहास है, जो आंकड़े हैं, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। अब एक है जो भजन लाल के साथ है और एक है वोट जो भजन लाल के खिलाफ है। अब खिलाफ वाले में 3 हिस्सा है। अगर आप चुनावी इतिहास देखें तो जो एंटी भजन लाल वोट है या उनके विरोध का वोट है, उसमें डिवीजन होता है और वो कुलदीप बिश्नोई जीतते हैं। इस बार भी 3 कैंडिडेट हैं। यहां चर्चा है बहुत तरह की, आपका आकलन क्या है? देखिए, इसमें 2-3 भाग हैं जो आपने पूछा। देखो, चौधरी भजन लाल जी एक स्तर के नेता थे, उन्होंने काम भी बहुत किए उस समय, और उनका अपना स्वभाव था, सबको मान सम्मान देके वो चलते थे हल्के के अंदर। उसके बाद की जो परिस्थिति है, धीरे धीरे लोगों को इनकी कार्यशैली समझ में आई है, और लोगों को ये समझ में आ गया कि भविष्य इनके साथ, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भविष्य इनके साथ सुरक्षित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर समीकरण समझ में आ गए कि भाजपा बड़ी मुश्किल से इस बार बची थी, जेजेपी ने जाके बचवाया। अब जेजेपी तो पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, वो सारा जनाधार
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ हो जाना था। तो अब जेजेपी का कोई अस्तित्व बचा नहीं जो बीजेपी को बचा सके। तो प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है। लोग जाती हुई सरकार की बजाय आती हुई सरकार को देख रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो बाकी उम्मीदवार आए हैं, एक चीज़ और तय हो गई जो लोगों को समझ में आएगी आदमपुर में, और आदमपुर में आ चुकी है और पूरे प्रदेश में लोगों को समझ में आ गई। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में जैसे ही कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उम्मीदवार आए, अजय माकन जी, आपने देखा सारे एक हो गए। बीजेपी से लेकर जेजेपी तक, खट्टर साहब से लेकर दुष्यंत चौटाला तक, दुष्यंत चौटाला से लेकर अभय चौटाला तक, अभय चौटाला से लेकर रंजीत चौटाला तक, और रंजीत सिंह चौटाला से लेकर कुलदीप बिश्नोई तक, सब एक हो गए। सब ने एकजुटता से बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में राज्यसभा में वोट दिया। यानी कि सब एक, राज्यसभा चुनाव में सब एक थे, तो आदम उपचुनाव में भी सब एक है। कैंडिडेट अलग अलग दिए जरूर हो सकते हैं, हो सकता है अभय सिंह जी ने किसी नाम से कैंडिडेट दिया हो, किसी ने किसी नाम से, मगर वो सब एकजुटता से किसी तरीके से खट्टर सरकार का लाइसेंस रिन्यू हो जाए 5 साल। मगर मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, ये जो सारी हरियाणा की, मैं इनको कहूँगा कि भाई हरियाणा की बेईमान राजनीति की ताकतें हैं, ये सारे एक होकर जो खट्टर साहब और बीजेपी की सरकार का हरियाणा में लाइसेंस रिन्यू करना चाहते हैं, मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, लाइसेंस रिन्यू करना लोगों के हाथ में है। चलिए, ये इनके हाथ में नहीं है। इनके लोगों ने मन बना लिया। लोग पिछली बार भी बदलाव चाहते थे। आप तो बीजेपी से सेट हो गए होंगे, ये सारे विधायक सारे, मगर लोग सेट नहीं हुए। पिछली बार भी बदलाव चाहते थे, इस बार मगर लोग धोखे में नहीं आएंगे। दोनों दूसरे तीसरे बीजेपी के बी टीम के रूप में और सी टीम के रूप में आदमपुर में इनेलो और आम आदमी पार्टी जो आई है, लोग इनको पूरी तरीके से नकारने का काम करेंगे। यही आम आदमी पार्टी का एक और, आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने आप देखा हरियाणा में भाजपा को निशाने पे कम रख रही है। कांग्रेस पार्टी को, जो आपने कहा, आपने प्रश्न पूछा भाई वो कांग्रेस पार्टी को निशाने पे, कांग्रेस पार्टी को और हमको हुड्डा साहब को ज्यादा निशाने पे रखती है आम आदमी पार्टी। क्यों? लड़ाई बीजेपी से। लोगों को समझ में आ गए खेल, साजिश, षड्यंत्र। ये बीजेपी के साथ साथ इस बार लोग बीजेपी की बी और सी टीम का भी एक साथ इलाज बांधने का काम करेंगे आदमपुर से, ये मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, ये जो आप लोग हमेशा कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग सब लोग कह रहे हैं, ये आखिरी सवाल है क्योंकि उधर से मुझे बार बार इशारा भी हो रहा है, मुझे पता है आपको आगे जाना भी है, कि ये 2024 हमें कोई जल्दी नहीं है। आप जितना रगड़ के सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना झगड़े पूछो। चलो बताओ 2024 आप कह रहे हैं कि ये एक सेमीफाइनल है, एक लिटमस टेस्ट है, एक तस्वीर दिखेगी। हम तो फाइनल बता रहे हैं। आप फाइनल बता रहे हैं। आदमपुर में फाइनल करा देंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर में फाइनल करा देंगे, बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं जेपी दलाल, जो मिनिस्टर भी हैं, लोहारू से एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये चुनौती, ये चैलेंज स्वीकार है और आदमपुर में 6 तारीख को देखते हैं कि 2024 में क्या होगा। जो आप बार बार कह रहे हैं, उधर से भी ये कहा गया कि ये चैलेंज स्वीकार। उनको शुभकामनाएं। जेपी दलाल जी बड़ौदा में भी इंचार्ज थे, ये भी जेपी दलाल जी को ही इंचार्ज बनाते ही हैं। जैसा इलेक्शन हो, जेपी दलाल जी जो है उन्हीं को इंचार्ज बनाया था बड़ौदा में। तो मैं जेपी दलाल जी से कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार भी हैं। चलो अच्छा है, बीजेपी आपको ऐसे जब चुनौतियाँ होती हैं इंचार्ज बनाती है। बड़ौदा में आपको हमने ट्रेलर दिखाया था, फिल्म आदमपुर में दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी बातचीत करने के लिए। ये दीपेंद्र हुड्डा थे। हमारा काम थर्मामीटर लगाना है और आपका काम टेम्परेचर नोट करना है। लेकिन जिस दिन लोकतंत्र का वोटर ये समझ लेगा कि असली ताकत दीपेंद्र हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर जी या नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या फिर किसी और का भी नाम जिनका मन हो वो ले लीजिए, असली ताकत उनके पास नहीं है। इन्हें बड़ा और छोटा हम और आप बनाते हैं, अपने वोट से बनाते हैं। जिस दिन हम अपनी वोट की कीमत समझ लेंगे, आदमपुर की भी तस्वीर बदलेगी, बाकी हरियाणा की भी और पूरे हिंदुस्तान की। वो भी वक्त शायद जल्द आ जाए। बाद बाकी टेम्परेचर आप नोट कीजिए। 24 तारीख को दिवाली है, 6 तारीख को देखते हैं किसका दिवाला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।